हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फाउंडेशन बैच में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पढ़ लिया। नागरिकता अधिनियम को अच्छे से समझ लिया। दोस्तों, आज हम नागरिकता से जुड़े इन पहलुओं को देखेंगे। आपको जो दिख रहे हैं सामने, CAA, NRI, NPR, ये सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक लगातार न्यूज में बना रहा है। इस कारण ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 2021 की जनगणना होनी है, अन्य और भी नागरिकता से संबंधित कार्यक्रम होने हैं, तो भविष्य में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए हम लोगों को इसके एक एक आयाम को समझना होगा। दोस्तों, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने के पहले मैं पिछली क्लास के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जो मैंने पिछली क्लास ली थी, सिटीजन एक्ट 1955, उसमें मैं 2 बातें बताना भूल गया था, अर्थात मेरी गलती थी, तो मैं उसको सुधारना चाहूँगा। मैंने बताया था कि CAA 1955 में एक प्रक्रिया है नागरिकता लेने की, वो है देशीकरण। देशीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। तो सवाल यह था कि कैसे मिलेगी, तो मैंने कहा था उसके लिए व्यक्ति को कुछ शर्तों को मानना होगा या कुछ शर्तों के आधार पर मिलेगी। जैसे उसे 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का सामान्य ज्ञान हो, वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, भारत में रहने का इरादा हो, अवैध प्रवासी ना हो, 12 साल कम से कम रह चुका हो। लेकिन मैं 2 शर्तें बताना भूल गया था। वो 2 शर्तें ये हैं, जिसमें से पहली शर्त है कि उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो व्यक्ति अपने मूल देश की नागरिकता को छोड़ने के लिए तैयार हो। साथ ही उसी देश के व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो देश भारत के लोगों को नागरिकता देता हो। कहने का मतलब, जो देश भारत के लोगों को नागरिकता नहीं देगा, तो भारत उसके देश को भी या उसके देश के लोगों को भी नागरिकता नहीं देगा। कहने का मतलब, जैसे को तैसा। यदि मान लीजिए कि USA भारत के लोगों को नागरिकता नहीं देता होगा, तो भारत USA के किसी भी नागरिक को नागरिकता नहीं देगा। अगर मान लीजिए ट्रंप साहब आए और कहें हमें नागरिकता दे दो, तो हम मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? क्यों कहेंगे कि आपका देश हमारे लोगों को नहीं देता, तो हम क्यों दें। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ने चल रहे हैं CAA 2019। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर कोई कहीं ना कहीं डायरेक्ट व इनडायरेक्ट प्रभावित हुआ है। जैसे कई लोगों का कई दिन तक नेट बंद रहा होगा, प्रभावित हुए ना। या कहिए कि शाहीन बाग के मुद्दे से आप इसको याद करते होंगे, या अंतरराष्ट्रीय छवि हमारी धूमिल हुई थी जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उससे भी कई लोग इसको याद करते होंगे। तो दोस्तों, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस मुद्दे को समझते हैं। देखिए दोस्तों, CAA 2019 है क्या? देखिए, आपको पता होगा कि एक CA 1955 कानून था, सिटीजन एक्ट 1955। उसके द्वारा भारत में लोगों को नागरिकता दी जाती है या लोगों की छीनी जा सकती थी। यह कानून 1955 में बना था। तो दोस्तों, इसी कानून में एक बदलाव होता है, केवल बस इसी कानून में एक बदलाव होता है, और उसी बदलाव का परिणाम था ये दंगे, ये आंदोलन, ये शाहीन बाग का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होना, केवल एक संशोधन का परिणाम है। ये कोई नया कानून नहीं है, और ऐसा नहीं है पहली बार संशोधन हुआ हो। इसमें संशोधन 57 में हुआ, 87 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2019 में भी हुआ। याद रखिएगा, ये पहला संशोधन नहीं था। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये पहला संशोधन है, ऐसा नहीं, इसके पहले बहुत बार संशोधन हो चुके और बहुत व्यापक रूप से संशोधन हुए, पर मुद्दा केवल 2019 का बना। अब क्यों बना, चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। इसके लिए दोस्तों एक बैकग्राउंड की जरूरत है। वो बैकग्राउंड ये कि आपको ये कानून पता होना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में ये कानून बड़े अच्छे से पढ़ाया था, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि CAA 2019 आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा। चलिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर बता देते हैं कि CAA 1955 क्या है। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, है ना। मैंने कहा था CA 1955 क्या है? यह एक कानून है जो नागरिकता कैसे मिलेगी भारत में उसका वर्णन करता है। तो इसने कहा था कि भारत में नागरिकता बाई बर्थ के आधार पर मिल जाती है।
अर्थात कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्म लिया हो और उसके माता पिता भारतीय हो तो नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा मैंने कहा था कि यदि मान लो कोई भारत के बाहर पैदा होता है पर उसके माता या पिता भारतीय हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, जिसे बाई डिसेंट कहा था। फिर कहा था कि मान लीजिए कोई भारत से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, अर्थात PIO हो, है ना, वो 7 साल रहे और रजिस्ट्रेशन करा ले तो नागरिकता मिल जाएगी। साथ में मैंने कहा था जो भारत से किसी भी तरह संबंधित ना हो, 12 साल रहे, 12 मतलब 11 + 1, और 22 भाषा में एक भाषा जानता हो, ठीक है, चरित्र वाला हो, और 2 शर्त अभी मैंने बताई थी क्या क्या, एक तो नागरिकता अपनी मूल देश की त्याग करने को तैयार हो, दूसरा उसका देश नागरिकता देता हो। साथ में एक और बड़ी शर्त थी कि अवैध प्रवासी ना हो। अब कहोगे सर ये अवैध प्रवासी क्या होता है? तो बच्चों ये जो 12 साल की शर्त लगाई ना कि कम से कम 12 साल भारत में रहा हो, तो ये कम से कम जो 12 साल की मैंने शर्त लगाई है, उस शर्त में ये भी खासियत है कि यह 12 साल जब रहा है भारत में तो वैलिड तरीके से रहा हो, वैध तरीके से रहा हो। वैध का मतलब जो जरूरी कागज थे उसके साथ रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी जब भारत में रहने आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है, तभी वो वैध रूप से भारत में रह रहा है। यदि मान लो बिना वीजा के रह रहा है तो उसको अवैध बोलेंगे, या जितने समय के लिए वीजा लिया था उससे ज्यादा हो गया हो तब भी रह रहा है तब भी अवैध बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई USA से आ जाए 6 महीने का वीजा लेके, लेकिन वो 7-8 महीने रह ले तो फिर उसको अवैध बोलेंगे। या मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश से छुपकर आ जाए बिना वीजा लिए तो उसको भी अवैध बोलेंगे। तो इसकी शर्त थी, देशीकरण की यही शर्त थी कि भाई तुम 12 साल रहो लेकिन वैध तरीके से। ऐसा नहीं कि तुम अवैध रह रहे हो फिर कह दो कि हम तो 12 साल हो गए अब हमें नागरिकता दे दो, ऐसा नहीं। अगर आप अवैध हो तो नागरिकता की सोचना भी मत, जेल के लिए तैयार हो फिर तो, क्योंकि अवैध हो। तो ये चीजें थी। और याद रखिए जो CAA है, जो CAA 19 है, उसने केवल इसी को परिवर्तित किया है, इसी को केवल संशोधित किया है। इस कारण मुझे आपको ये कहानी बतानी पड़ी। अब क्या किया है संशोधन, ये देखिए। संशोधन ये किया है कि 3 देश के नागरिक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश, इन 3 देश के नागरिक, ठीक, इन 3 देश के नागरिक अब किस समुदाय से संबंधित हो, या तो हिंदू हो, या तो सिख हो, या तो ईसाई हो, या तो बौद्ध हो, या तो जैन हो, या तो पारसी हो। अगर इन 6 से संबंधित है, याद रखिएगा इन 3 देश के नागरिक, और नागरिक किससे संबंधित होने चाहिए, इन 6 समुदाय से संबंधित होना चाहिए। 3 देश के नागरिक 6 समुदाय से अगर संबंधित हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी भारत की देशीकरण द्वारा। उसकी क्या शर्त है? उसकी शर्त यह है कि वो 6 साल रहा हो भारत में, साथ में पेपर की कोई जरूरत नहीं, अर्थात वैध या अवैध से कोई मतलब नहीं। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, अभी तो आप बता रहे थे कि देशीकरण के लिए वैध होना जरूरी है, साथ में 12 साल रहना चाहिए। मैं कहूँगा जो नया अमेंडमेंट हुआ है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत इन 3 देश के इन 6 समुदाय से व्यक्तियों को नागरिकता मिल जाएगी अगर वो 6 साल भारत में रह लिए हों, और पेपर होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। वो अवैध भी होंगे तो भी कोई समस्या नहीं, बस वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए हों, बस इतनी शर्त पूरी करनी है। अर्थात जो अवैध वाली थी और जो 12 साल वाली शर्त थी वो इन 3 देश के इन 6 समुदाय के लिए हटा दी गई। 12 वर्ष और अवैध वाली जो शर्त थी वो इन 3 देश के इन 6 समुदाय के लिए हटा दी गई। आप कहोगे कि सर हम तो ये कह सकते हैं ना कि इन 3 देश के ये 6 समुदाय के लोगों को बहुत आसानी से नागरिकता मिल जाएगी अब, क्योंकि पहले जिसके लिए 12 साल रहना पड़ता था,
साथ में वैध ना हो, अर्थात अवैध ना हो, तभी नागरिकता मिलती थी। अब जो नया कानून है उसमें 6 साल प्लस कागज की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा ही है। इन 3 देश के 6 समुदाय के लोगों को अब वरीयता मिल गई है, और ये बस एक शर्त है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हों। अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? इसका ये असर पड़ा कि मान लो ये एक भारत है और एक भारत ये है। ये भारत है CAA 2019 के पहले का, और ये भारत है उसके बाद का। और दोनों में अंतर क्या होगा? मान लो यहाँ कई सारे अवैध प्रवासी रह रहे हैं, तो पहले इन अवैध प्रवासियों को कभी नागरिकता मिलती ही नहीं। याद रखिएगा ये अवैध निवासी कौन से हैं? वही 3 देशों के 6 समुदाय से संबंधित, केवल अब इतना समझिए। लेकिन अब इनको क्या मिल जाएगी? अब इनको मिल जाएगी नागरिकता। पहली बात जो पहले की शर्त है ना, जब कानून नहीं आया था उसके पहले तो मिल ही नहीं सकती थी अगर ये अवैध होते तो। केवल फिर वैध लोगों को बस मिलती। जैसे अदनान सामी क्या, आप देखिए इसी 3 देश से संबंधित है कहीं से, लेकिन उसको नागरिकता मिल गई। बात समझ आ रही? उसको नागरिकता मिल गई। कब मिली? जब वो 12 साल रहा होगा। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या हो रहा? जो भी ऐसे लोग हो जिनके पास कोई कागज भी नहीं होगा तब भी नागरिकता मिल जाएगी। ये एक नया परिवर्तन है। अब समझिए कि इस परिवर्तन को लेके क्या क्या कहानी होती है ना। सबसे बड़ी कहानी देख लीजिए ये है, ये समझ लीजिए कि देशीकरण के द्वारा इसमें नागरिकता मिल ही रही है ना। जो अवैध है अर्थात जिन्हें कोई कागज भी नहीं दिखाना तब भी नागरिकता मिल रही है। केवल 6 साल अब रहना पड़ेगा बस, है ना। सामान्यतः 12 साल था। तो ये मैंने आपको CAA 2019 क्या है यह समझा दिया। अब देखिए CAA 2019 के पीछे जो विरोध हो रहा है वो क्या है, मैं आपको अब ये बताता हूं। तो देखिए सबसे बड़ा इसका विरोध है कि यह कहा जाता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर ये बताइए ये लाभार्थियों का चयन धर्म के आधार पर कैसे कर रहा है? अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं। चूंकि भारत एक ऐसा देश है यहां पर किसी धर्म के साथ एक कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता। सब धर्मों के साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाता है। सर्वधर्म समभाव। हम देखिए दिवाली में अगर छुट्टी करते हैं तो ईद में भी छुट्टी करते हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति कोई मुस्लिम भी बन सकता है, कोई हिंदू भी बन सकता है, कोई सिख बन सकता है, कोई ईसाई बन सकता है। हम किसी भी तरह का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। जब तो फिर इन लाभार्थियों के चयन में हमने क्यों भेदभाव किया? एक इनकी यह आलोचना होती है इस कानून की। दूसरी ये बात है कि आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है वो कहता है कि सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। अर्थात कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा किसी कृत्रिम पहचान के आधार पे। तो ये बताइए CAA 2019 एक ऐसा कानून बन रहा है जो किसी विशेष वर्ग के साथ भेदभाव करता है। आपने 6 समुदाय के लोगों को तो नागरिकता दी, पर कई और समुदाय आपने छोड़ दिए जैसे मुस्लिम समुदाय। ऐसा क्यों? तो यह भी कहा गया कि यह हमारे संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि हमारा 14 कहता है कि सबके साथ एक सा व्यवहार होगा, पर यह तो नहीं कर रहा। तो इस कारण इसकी बड़ी आलोचना हुई। जो प्रमुख आलोचना भी मैं वो बता रहा हूं, जो सामान्य आलोचना है अभी वो बता रहा हूं। अभी तो और कई पहलू हैं, बस आप जुड़े रहिएगा। तो फिर क्या कहा? फिर सरकार ने इसका तर्क दिया। सरकार ने इसका तर्क दिया। सरकार ने क्या कहा कि हम इसलिए 3 देश चुने, हमने इसीलिए केवल 3 देश चुने क्योंकि ये 3 देश क्या हैं? धार्मिक राष्ट्र हैं। धार्मिक राष्ट्र हैं अर्थात यहां पर कोई एक धर्म विशेष माना जाता है, एक धर्म को प्रमुख रूप से माना जाता है। और ये चूंकि धार्मिक राष्ट्र हैं, एक धर्म को विशेष मानते हैं, बाकी अन्य धर्मों के साथ गलत करते हैं। बात समझ में आ रही?
और जो ये 6 समुदायों को हमने वरीयता दी है, इन्हीं 6 समुदायों के साथ गलत होता है। इन्होंने कहा कि इन 3 देश में ये 6 समुदाय अल्पसंख्यक हैं, अर्थात कम संख्या में हैं, तो इनके साथ धार्मिक रूप से प्रताड़ना की जाती है। तो सरकार ने अपना साफ साफ ये तर्क दे दिया कि भाई जो हमें तुम कह रहे हो ना कि हमने धर्म के आधार पे क्यों चयन किया, तो हमने इसलिए धर्म के आधार पे चयन किया क्योंकि इनके साथ धर्म के आधार पे ही तो गलत हो रहा था। चूंकि ये अन्य धर्म के हैं, या जो राष्ट्र का धर्म है उससे अन्य धर्म के हैं, इस कारण इनके साथ गलत हो रहा है, तो हम भी इनका इलाज फिर कैसे करेंगे? धर्म के आधार पे ही तो करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे अगर फीवर है तो मेरा इलाज कैसे चलेगा? फीवर के ही बेस पे तो चलेगा। भाई जो समस्या होती है समाधान उसी के आधार पे किया जाता है। तो सरकार ने तर्क दिया कि समस्या जब धर्म के आधार पे है, क्योंकि ये 3 देश धार्मिक देश हैं, किसी एक धर्म को मेन मानते हैं और फिर उस धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों का शोषण करते हैं, तो क्या किया जाएगा? जिसका शोषण होता है उसको बचाना चाहिए। इसीलिए हमने केवल ये 6 धर्मों के लोगों को महत्व दिया। और ये 3 देशों का कारण क्या था? क्योंकि ये धार्मिक राष्ट्र है। बात क्लियर? तो सरकार ने अपना ये तर्क दे दिया। अब ये भी कहा सरकार ने कि भाई जिनके साथ गलत हो रहा है अगर वो भाग के आएंगे भारत में, तो ये बताइए डॉक्यूमेंट लेते हुए चले आएंगे क्या अपना, कि हमारा वीजा दे दो हम जा रहे हैं भारत? वो तो आएंगे बेचारे भागते हुए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति अलग है। इस तरह सरकार ने अपने आप को बचाया। CAA क्या है बता दिया, उसमें क्या प्रावधान किए गए हमने बता दिया। फिर जो उनका सामान्य रूप से विरोध हुआ, कानूनी आधार पर, संविधान के आधार पर विरोध, हमने आपको वो 2 बातें बता दी। अब देखिए, अभी मैंने सामान्य विरोध की बात बताई है। अभी जो मुस्लिम वर्ग विरोध कर रहा है उसकी कोई बात नहीं की। अभी जो नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध हो रहा है, हमने उसकी अभी कोई बात नहीं की। कानून बहुत बारीक है, उसको समझिएगा। देखिए, अब नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हो रहा है इसका? नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हो रहा है, इसको समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हो रहा है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा प्रवासी, बांग्लादेश से, ये मान लो बांग्लादेश है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग यहां गए हैं ना। अब ये कानून क्या कर रहा है? जो CAA 2019 है, ये कानून जो अवैध प्रवासी हैं, जो अवैध प्रवासी हैं उनको क्या कर रहा है? वैध बना दे रहा है। जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें वैध बना दे रहा है। तो इस कारण वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब अन्य देश के लोग आ जाएंगे और हम पर हावी हो जाएंगे, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। अब जैसे असम के लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कि भाई ये लोग भाग के तो इधर आए सबसे ज्यादा। मेरी बात समझ आ रही? ये लोग भाग कर यहीं आए हैं, जब यहां रहेंगे अब वैध भी हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, जिंदगी भर यहीं रहेंगे, तो फिर हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी? यही लोग नौकरी पाएंगे, हमारी जमीन कम हो जाएगी, है ना, हम लोगों का फिर शोषण होगा, हमारी जो भाषा थी असमी वो भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि ये लोग बंगाली बोलते हैं। तो इस कारण उन्होंने कहा कि हमारा आर्थिक सांस्कृतिक नुकसान होगा। तो इसलिए ये असम के लोग या पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो बांग्लादेश के अवैध अप्रवासी थे अब वो वैध हो जाएंगे। पहले ये लोग सोचते थे असम के लोग कि इनको हम भगा देंगे, इनको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन जब ये कानून आया तो इनके मन में एक डर आ गया। क्लियर? देखिए, सरकार ने इसके लिए एक अपवाद बना दिया था कानून में। सरकार ने इसके लिए एक अपवाद बना दिया था, वो अपवाद भी पढ़ा देते हैं आपको। हाँ ठीक, अपवाद क्या है? जो CAA 2019 है ना, इसमें 2 अपवाद किए गए हैं। पहले तो ये है, कानून क्या है कि नागरिकता बहुत आराम से मिल जाएगी उन 6 समुदाय से संबंधित लोगों को, पर यह कहा गया है कि जो ILP से रीजन होगा, ILP क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में यह कानून
प्रभावी नहीं होगा। साथ ही में ये कहा गया कि जो 6वीं अनुसूची संबंधित क्षेत्र होगा, जो 6वीं अनुसूची संबंधित क्षेत्र होगा, वहां भी ये कानून प्रभावित नहीं होगा। अब समझिए ये दो क्षेत्र कौन होते हैं। एक है ILP रीजन, इनर लाइन परमिट क्षेत्र। दोस्तों, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो। क्या आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहां की सरकार से पूछ के जाओगे? नहीं ना, जब मन हो तब चले जाओ। यूपी जब जाना हो तब चले जाओगे, बिहार जब जाना हो तब चले जाओगे। लेकिन पूरे भारत में कुछ ऐसे विशेष राज्य हैं जहां पर जाने के पहले आपको वहां की राज्य सरकार से पूछना पड़ता है। वो 4 राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ये चारों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। इन चारों स्टेट में अगर जब आप जाओगे तो यहां की सरकार से परमिशन लेना होगा। परमिशन में आपको क्या क्या बताना होगा? भाई पहले कुछ बताना पड़ेगा तभी तो परमिशन मिलेगी। तो ये बताना होगा कि सर हम किस काम से आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं, वह किस किस क्षेत्र में जाएंगे घूमने, पढ़ने, लिखने, घूमने, कोई काम करने, तो सब बताना पड़ेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी अगर उसका लगा कि ठीक है देना चाहिए। देखो, ये विशेष प्रावधान इसलिए किया गया है कि ये जो 4 क्षेत्र है ना, एक विशेष सांस्कृतिक स्थिति वाले देश हैं। यहाँ की एक संस्कृति अलग है, बिल्कुल यहाँ की एक अलग भौगोलिक स्थिति है। चूंकि ये माना जाता है कि ये बहुत सुवेद्य हैं, वनरेबल हैं, सीधे साधे लोग हैं, कहीं इनका शोषण ना हो जाए या इनके साथ गलत ना हो, या सबको यहीं जाके बस जाएंगे तो इनकी संस्कृति गायब हो जाएगी। इस कारण इस क्षेत्र को बहुत क्या किया जाता है, संरक्षित तरीके से रखा जाता है। और संरक्षित रखने का मतलब है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये स्टेट सरकार डिसाइड करेगी। आपको मैंने संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तो वहां क्या कहा था, व्यक्ति की गरिमा, अर्थात किसी भी यूनिट की हमें डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो बताइए, ये भी तो एक कल्चर यूनिट है। अगर ये कल्चर यूनिट है तो हमें इसकी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। वही काम सरकार इनर लाइन परमिट के द्वारा करती है। दोस्तों, इनर लाइन परमिट से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है प्री में। क्या क्या बन सकता है उसको देख लें। एक तो बन सकता है ये किस किस से संबंधित है। 4 याद रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। चारों बिल्कुल अलग हैं अपनी संस्कृति को लेकर, इस कारण ऐसा किया गया। याद रखिएगा, इनर लाइन परमिट को बताते समय टाइम और एरिया दोनों बताना पड़ता है, तभी आपको परमिशन मिलेगा। साथ में ये किस कानून के द्वारा वैलिड होता है? इसका कानून का नाम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन एक्ट 1873। बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन एक्ट 1873। दोस्तों, ये अंग्रेजों का समय का कानून है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि अंग्रेज भी इतनी चिंता करते थे क्या कि एक नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कल्चर ना खत्म हो? तो दोस्तों, वो इतनी टेंशन नहीं लेते थे। उनका उद्देश्य दूसरा था। उनका उद्देश्य ये था कि ये क्षेत्र विशेष संसाधनों से युक्त है। अगर सबको यहां जाने की परमिशन मिल गई तो ये संसाधन का सब प्रयोग करेंगे और ब्रिटिश के लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कर दो, रिस्ट्रिक्शन के द्वारा बांध दो कि यहां कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये ब्रिटिश सरकार तय करेगी। और ब्रिटिश सरकार उन्हीं को अंदर जाने देती थी जिनसे ब्रिटिश लोगों को फायदा होता था। तो इस कारण उन्होंने ये ILP सिस्टम लागू किया था। उनका उद्देश्य था कि इस क्षेत्र का शोषण अच्छे से किया जा सके ताकि ब्रिटिश लोगों को बस फायदा हो। बात क्लियर? लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, जो वर्तमान की सरकार का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोगों का कल्चर हम संरक्षित कर सकें। दोनों में उद्देश्य का अंतर है, प्रक्रिया तो लगभग वही है। भारत ने आज़ादी के बाद से इस कानून में काफ़ी परिवर्तन किया, पर इसका मेन जो कानून का स्वरूप था वो अभी भी वैसे है, पर उद्देश्य अब बिल्कुल बदल गया है। तो इस क्षेत्र में जो ILP रीजन है, जो इनर लाइन परमिट वाला एरिया है, वहाँ पर CAA 2019 का जो संशोधन हुआ है वो लागू नहीं होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि वह क्षेत्र जो 6वीं अनुसूची में आता है उसको भी CAA 2019 से बाहर रखेंगे। देखिए, 6वीं अनुसूची में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को रखा गया है। जनजातीय क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जहां पर ट्राइबल्स की संख्या ज्यादा होती है, उनको भी एक विशेष संरक्षण देना होता है, क्योंकि ट्राइबल्स की एक अपनी संस्कृति होती है, उनका अपना जीने का एक तरीका होता है, उनकी एक अपनी अलग विकास की परिभाषा होती है,
वो हम सब की तरह सामान्य नहीं होते। क्योंकि भारत क्या कहता है कि आप जैसे भी हो वैसे रहो, विकास करो, हम आपका आपके तरीके से विकास होने देंगे। तो भारत के प्रस्तावना को आप देख लीजिए, संविधान में यही कहा गया है। तो हमें उस क्षेत्र को भी संरक्षित करना पड़ा। अब आप देखिए, जो अंडमान निकोबार में रहते हैं तो उनके अपने तरीके से थोड़ी हम रखेंगे उसे, उन्हें जैसे रहना वैसे रहें। तो यही तो एक देश की खूबसूरती होती है कि कोई चीज़ थोपी नहीं जाती। तो इसी तरह हमारे संविधान निर्माता ने 6वीं अनुसूची बना दी थी कि ये जो जनजातीय क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र है, इसके लिए विशेष प्रशासन तंत्र होना चाहिए, वही व्यवस्था की। तो उसी संदर्भ में जो CAA 2019 आया, उसने भी इस जगह को कहा कि ये इस कानून के प्रभाव से परे रहेगा। अब आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में काफी क्षेत्र तो छूट गया ILP के माध्यम से, थोड़ी बहुत जो बचा था वो 6वीं अनुसूची के क्षेत्र से चला गया। पर असम का बहुत बड़ा क्षेत्र इन दोनों में नहीं आता, असम का बहुत बड़ा क्षेत्र इन दोनों में नहीं आता। अर्थात असम बेचारा सोच रहा होगा कि सारा प्रभाव CAA 2019 का मेरे ऊपर ही पड़ेगा, इसीलिए असम में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। और समझ लीजिए इस बात को। तो हमने अब CAA 2019 को लगभग समझ लिया, सरकार के तर्क समझ लिए। फिर देखिए अब सरकार के तर्क की आलोचना कैसे होती है। सरकार के तर्क थे क्या कि इनके साथ गलत होता है, इसलिए हमने इनको संरक्षण दिया है। तो सरकार से कई लोगों ने फिर कहा कि भाई अगर आप इंसानियत या मानवता के नाम पे ये कानून बनाया है, तो आप बताइए पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के साथ गलत होता है, ये मुस्लिम वर्ग से है पर इसके साथ गलत तो होता है, इसको क्यों नहीं 6 समुदाय में रखा। श्रीलंका में तमिलों के साथ गलत होता है। अगर आप 3 देश रख सकते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो भाई एक देश श्रीलंका भी रख सकते थे, इनके साथ भी तो गलत होता है। तो आपने 3 देश ही क्यों रखे। मधेसी के साथ गलत होता है, उसको क्यों नहीं शामिल किया। 3 देश की जगह 5 देश कर लेते, श्रीलंका और नेपाल को भी जोड़ लेते कि 5 देश के लोगों के लिए विशेष प्रावधान, है ना। तो इन सब आधारों पे भी आलोचना होती है। एक तर्क ये भी कहा जाता है कि एक समय सरकार कह रही है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ वो अवैध प्रवासियों को मान्यता दे रही है, जनसंख्या और बढ़ेगी इससे, तो ये भी एक उसकी आलोचना है। तो CAA 2019 को हमने समझा। पहले हमने समझा कि CAA 2019 क्या है, ये कौन सा संशोधन है, CAA 1955 के किस पार्ट में संशोधन किया गया, सरकार ने इसके लिए क्या तर्क दिया, सरकार के तर्क का कैसे खंडन किया गया, फिर सरकार ने इसके लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या स्पेशल प्रावधान किए थे, और असम में इसका विरोध क्यों हो रहा, ये चीज हमने सब समझ ली। लेकिन दोस्तों अभी हमने इसकी कुछ बातें नहीं समझी, जैसे मुस्लिम इसका क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, इस कानून का क्या नुकसान होगा। तो चलिए 2 बातें और समझ लेते हैं कि इस कानून का नुकसान क्या होगा। देखिए इस कानून का नुकसान ये होगा कि हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि इससे खराब होगी। अभी तक हमारी छवि ये थी कि हम धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करते, पर पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं, तो इस कारण शायद हमारी इमेज खराब हो। दूसरा इसका ये प्रभाव है कि हमने इसमें 6 समुदायों में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया, तो मुस्लिमों के अंतर्गत एक प्रकार का गुस्सा आ सकता है कि हमारे धर्म को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे ये कोई मतलब सेकेंडरी धर्म हो, अर्थात भारत इसको महत्व कम दे रहा है। तो भाई एक विशेष समुदाय नाराज हो सकता है, और ये जब नाराज होगा तो इसके अंदर आक्रोश आएगा। वो आक्रोश कभी अगर हिंसा का रूप लेगी तो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा। दिल्ली दंगे आप देख ही रहे हैं, मान लो कोई गुस्से में बैठा हो आतंकवाद बन जाए, है ना, आतंकवादी बन जाए तो और बड़ा खतरा। तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए CAA 2019 हमने लगभग पढ़ लिया, लेकिन मैं फिर कहूंगा अभी दोस्तों कि कहानी बाकी है, कहानी बाकी है, क्योंकि अभी CAA 2019 आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप NPR और NRC को समझ लेंगे। तो चलिए आप इसको समझते हैं। ये 2 चीजें जब समझ लेंगे, उसके साथ जब CAA को जोड़ेंगे, तब पूरी एक पिक्चर बनेगी दोस्तों, तब आप रियल में समझ पाओगे, तब मजा आएगी। और बहुत कम लोगों को ये चीज पता है। अब चलते हैं NRC क्या है। हाँ, NPR क्या है। देखिए NPR है
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। नाम से ही ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें जनसंख्या के बारे में लिखा गया होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें जनसंख्या के बारे में लिखा गया है। अब देखिए, इस जनसंख्या में दोनों तरह के लोग हैं। कहेंगे कौन से दोनों तरह के लोग? तो दोस्तों, जो भी नागरिक होंगे और जो गैर नागरिक होंगे। अब भारत में कई लोग तो भारतीय नागरिक हैं और कई लोग दूसरे देश के भी तो नागरिक हैं, जैसे जैकलिन फर्नांडिस, या कोई भी लोग रह रहे होंगे, कई लोग नौकरी कर रहे होंगे, कई लोग बिजनेस करने आते होंगे, कई लोग घूमने आते होंगे लंबे समय के लिए। तो नागरिक व गैर नागरिक दोनों को इस रजिस्टर में रखा जाएगा। बात समझ में आई? बस एक शर्त है कि ये कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा रह चुके हों या रहने का इरादा रखते हों। 6 महीने की डेट याद रखिएगा। अगर ये 6 महीने रह चुके हैं या 6 महीने से ज्यादा रहने का इरादा रखते हैं तो इनका नाम लिखा जाएगा रजिस्टर में। क्लियर? और इन्हीं को कहा जाएगा यूजुअल रेजिडेंट, अर्थात सामान्य निवासी। अब आपसे कोई पूछे कि एनपीआर क्या है, तो आप कहोगे एनपीआर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सामान्य निवासियों का वर्णन किया जाएगा। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि सर सामान्य निवासी कौन होते हैं, तो आप कहोगे सामान्य निवासी वह नागरिक व गैर नागरिक होते हैं जो किसी स्थान में 6 महीने कम से कम रह चुके हों या अभी ना रहे हो लेकिन उनका रहने का इरादा हो। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, इससे प्रीलिम्स में जरूर क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। मैं फिर बता देता हूं कि ये दोनों के लिए है, नागरिकों के लिए व गैर नागरिकों के लिए। साथ में शब्द यूज किया गया है सामान्य निवासी। और सामान्य निवासी कौन होगा? जो किसी एक स्थान में 6 महीने कम से कम रह चुका हो, रहा भी ना हो लेकिन रहने का इरादा हो। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या है? तो एक व्यापक डेटाबेस। अब सवाल उठता है कि यह क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, एक देश अगर अपने यहां रहने वाले लोगों की जानकारी नहीं रखेगा तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? आप मुझे बताइए कि आपके घर में कौन कौन रह रहा है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो क्या आपका घर सुरक्षित है? अरे आपके घर में भाई कौन मेहमान है, कौन दूसरा आदमी आया हुआ है, कौन आपके घर के लोग हैं, सारी जानकारी रखते हो ना। क्यों रखते हो? अपने घर की सुरक्षा के लिए। तो क्या एक देश नहीं करेगा ऐसा? अरे बिल्कुल करेगा। एक देश हर लोगों की जानकारी रखेगा ना। तो भाई आप कहोगे देश को जानकारी चाहिए सुरक्षा के लिए। अब आप एक चीज और बताओ, अगर आपके घर में खाना बनना होता है तो मम्मी क्या पूछती है? कितने लोग रहेंगे आज रात में? ऐसा तो नहीं कोई कहीं बाहर से खा के आ रहा हो, ऐसा तो नहीं कोई किसी शादी में जा रहा हो, ऐसा तो नहीं कोई आज आए ही ना घर। तो क्या करते हैं? डेटा जानकारी लेते हैं ना, तभी फिर रोटियां बनती है, सब्जी बनती है। तो जितनी अच्छी जानकारी होती है उतना ही अच्छा रिसोर्स का मैनेजमेंट होता है, उतनी अच्छी प्लानिंग बनती है। तो दोस्तों, भारत भी तो प्लानिंग बनाता है भाई, बनाता कि नहीं बनाता? अब मान लो कोरोना की वैक्सीन आई है, कितनी वैक्सीन बने, ये कब अच्छे से पता चलेगा? जब हमें ये पता होगा ना कि भारत में कौन कौन रह रहा है। जितना अच्छा हमारे पास डेटा होता है, हम उतनी अच्छी जानकारी के आधार पर नीतियां बनाते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास कोई बच्चा है, वो कहता है मुझे तैयारी करनी है, मेरे लिए कोई नीति बना दो, तो मैं कहूँगा बेटा ये बताओ तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। तो उसके बारे में जितनी जानकारी अच्छी होगी मैं उसके लिए उतनी अच्छी प्लानिंग बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप कहोगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हमें कई सारी ऐसी जानकारियां देगा जिससे हमारा भारत एक अच्छी नीति का निर्माण कर सके, हमारा भारत और सुरक्षित रह सके। तो एनपीआर क्या है, एनपीआर का क्या फायदा है, मैंने अभी आपको ये बताया। अब चलिए एनपीआर के ऐसे और चीजें देख लें जो प्रीलिम्स से पूछी जा सकती हैं। जैसे एनपीआर 3 स्तर पे तैयार होगा, गांव के स्तर पे, जिला स्तर पे और देश के स्तर पे। आप कहोगे ये कैसे बात है? तो भाई जैसे मान लो पहले तो आपके गांव के लिए एक रजिस्टर तैयार होगा, फिर उसी जानकारी के आधार पे आपके जिले के लिए भी एक रजिस्टर तैयार होगा, फिर देश के लिए भी तैयार होगा, अर्थात देश का एक रजिस्टर पूरा होगा, आपके एक गांव का भी रजिस्टर होगा जिसमें लिखा होगा कौन नागरिक है कौन गैर नागरिक। समझ में आ रही बात? तो एक देश के लेवल पे एक देश के लेवल पे, एक
जिले के लेवल पे और एक गांव के लेवल पे, 3 लेवल पे ये रजिस्टर तैयार होगा। साथ में इसमें जानकारी देना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मन हो तो दो, ना हो तो ना दो, देना ही पड़ेगा आपको, कानून में प्रावधान है, नहीं दोगे तो सजा होगी। फिर डोर टू डोर जानकारी ली जाएगी, हर व्यक्ति के घर जाया जाएगा, पूछा जाएगा भाई नाम क्या तुम्हारा, वाइफ का क्या नाम है तुम्हारा, बच्चों का क्या नाम है तुम्हारा, माता पिता का क्या नाम है, पैन कार्ड क्या है तुम्हारा, आधार कार्ड क्या है तुम्हारा, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई, ऐसी कुछ जानकारियां पूछी जाएंगी। शादी वाली जानकारी नहीं पूछी जाएगी, वो मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, मौखिक जानकारी ली जाएगी, मौखिक जानकारी ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहा जाएगा कि डेटा भी दो। अब आधार कार्ड का अगर पूछा जाएगा तो केवल नंबर पूछा जाएगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं ली जाएगी। अगर मान लो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जा रहा है तो केवल उसका नंबर पूछा जाएगा, उसका प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा। क्लियर? और ये किस कानून के तहत किया जा रहा है? तो देखिए, सिटीजन एक्ट 1955 के ही तहत ये काम हो रहा है। अर्थात आपसे पूछे कोई कि भाई बताइए जो एनपीआर है वो किस कानून के द्वारा किया जा रहा है, तो आप कहोगे नागरिकता अधिनियम 1955 से ही इसको शक्ति प्राप्त होती है। प्रीलिम्स में पक्का ये क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा। और कर कौन आ रहा है इसको, कौन करवा रहा है? गृह मंत्रालय करवा रहा है। गृह मंत्रालय में एक विभाग होता है, कौन सा, जो सेंसस कमिश्नर के नाम से जाना जाता है ना, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। क्लियर? तो ये उसके प्रीलिम संबंधित क्वेश्चन है। एक बात याद रखिएगा कि जो एनपीआर है ये सेंसस से बिल्कुल अलग है। इसको सेंसस मत समझ लेना, कई लोग इसको समझते हैं कि ये जनगणना का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों ये और जनगणना बिल्कुल अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों बिल्कुल अलग है। क्लियर? अब आप कहोगे कैसे अलग है, तो मैं बता देता हूं कि देखिए सेंसस 10 साल में एक बार होती है, एनपीआर का ऐसा कुछ नहीं है। 2010 में पहली बार हुआ था, 2015 में फिर अपडेट हुआ, 2020 में फिर हो रहा है। ठीक, तो ये बनता है, अपडेट होता रहता है, ये लगातार चलता रहता है, पर सेंसस के साथ ऐसा नहीं है। साथ में जो एनपीआर है इसमें जो जानकारी ली जाती है, इसमें जानकारी 2 तरह से ली जाती है। एक तो डेमोग्राफिक जानकारी, दूसरा बायोमेट्रिक जानकारी। डेमोग्राफिक जानकारी का मतलब क्या होता है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या, आपके माता पिता का क्या नाम है, आप कहाँ पैदा हुए हो, ये सब जानकारी डेमोग्राफिक होती है। और बायोमेट्रिक आपकी आइरिस, आपकी फिंगरप्रिंट, समझ में आ रहा, ये सब जो हमारे शरीर से संबंधित होती हैं वो बायोमेट्रिक होती हैं। जैसे आधार कार्ड में आपने दोनों दिया होगा, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक, वैसे ही दोस्तों एनपीआर में भी दोनों तरह की जानकारी ली जा रही है। अब देखिए बायोमेट्रिक के लिए मशीन लेके नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि आपका आधार कार्ड जैसे ही ले लेंगे तो उन्हें सारी बायोमेट्रिक जानकारी खुद ही मिल जाएगी, क्योंकि आप आधार कार्ड के बनवाते समय पहले ही दे चुके हो, तो वहीं से ये लोग ले लेंगे, है ना। तो एनपीआर समझ में आ गया आपको। एनपीआर से ये भी सवाल आ सकता है कि इसमें किस तरह का डेटा लिया जाएगा। साथ में एक खासियत और है एनपीआर की, कि एनपीआर जब आपका बन जाएगा तो हर 18 साल से बड़े व्यक्ति को एक कार्ड मिलेगा, नेशनल रेजिडेंट कार्ड, अर्थात राष्ट्रीय निवासी कार्ड एक मिलेगा। ठीक, याद रखिएगा 18 साल से बड़े को। और सेंसस से क्यों अलग है मैंने बता दिया, कुछ और भी कारण बता दूं। जैसे एनपीआर किस कानून के तहत हो रहा है, सीए 1955 के कानून के तहत, जबकि सेंसस किसके द्वारा हो रहा है, 1948 का एक कानून है जिसे हम कहते हैं जनगणना कानून। क्लियर? यह भी याद रखिएगा, की पॉइंट याद आ गया कि सेंसस जो है वो केंद्र सरकार का विषय है ना। अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगा। तो एनपीआर और सेंसस में अंतर पता चल गया ना आपको। एनपीआर में केवल थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, इसमें ये नहीं पूछते कि आप कौन सा व्यवसाय करते हो, आपका घर कैसा है, ये सब जानकारी नहीं लेंगे। लेकिन सेंसस में सारी जानकारी लेते हैं, धर्म की, जाति की, आपकी कितनी खेती है, आप दिव्यांग हो, कितने % दिव्यांग हो, सामान्य हो, ये सब पूछते हैं। तो सेंसस बहुत व्यापक डेटाबेस होता है। एक और खासियत याद आ रही है, सेंसस गोपनीय होता है, इसको कोई ऑफिशियली मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जबकि एनपीआर गोपनीय नहीं रहेगा, है ना। तो इतने अंतर हैं, आप समझ जाइए इसमें। तो याद रखिएगा दोनों एक नहीं है। तो हम लोगों ने लगभग एनपीआर के बारे में पढ़ लिया। अब सवाल यह है कि एनपीआर के साथ क्या इशू है।
इस समय 2020 में एक नया एनपीआर तैयार हो रहा है। तो इसके साथ सवाल क्या है? तो देखिए, एनपीआर का सबसे बड़ा इशू है कि एनपीआर में कहा गया है कि ये निजता का हनन करता है। आप कहोगे कि निजता का हनन कैसे होता है भाई? डेटा ही तो लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है, तो क्या दिक्कत है? पर एक मैं बात बताऊं आपको कि जैसे आपका गूगल या आपका फोन आपसे ज्यादा आपके बारे में जानता है। आप साल भर में कहां कहां घूमे, किससे किससे मिले, कौन से रेस्टोरेंट गए, स्कूल गए, कहां कहां घूमने गए, सब आपका फोन जानता है आपके बारे में। क्यों? क्योंकि आपके फोन के पास आपका सारा डेटा है, सारी जानकारी है, और इसी जानकारी से वो आपका एक साल का पूरा विवरण दे सकता है। तो ये कह सकते हो आप कि डेटा एक प्रकार से कैमरे की तरह होता है। जैसे कैमरा सभी जानकारी रखता है ना, आप कहां जा रहे कहां नहीं, तो डेटा भी आपकी जानकारी रखता है। अब आप ये बताओ कि आपको अच्छा लगेगा कि आपको कोई लगातार निगरानी में रखे हो? अरे आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ना कि हर समय देखो यार कैमरा लगा रहता है। हमें आज़ादी चाहिए, हमें कहां जाना कहां नहीं जाना हम डिसाइड करेंगे। तो भाई प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है, लेकिन आपका जितना ज़्यादा डेटा सरकार लेगी, मान के चलिए आपकी उतनी निजता कम होती जा रही है। तो एक इससे यह भी सवाल है, क्योंकि एनपीआर में बहुत तरीके से डेटा लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी निजता भी कम हो रही है। अब याद करिए, जैसे नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है, कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के हर नागरिक की जानकारी पूरी तरह से ओपन होती है, मतलब वहां कोई निजता नहीं है। तो क्या हम एक ऐसा देश बनने जा रहे हैं? क्या कभी नहीं बनना चाहेंगे ना। हम एक ऐसा देश बनेंगे जहां हर व्यक्ति की डिग्निटी हो, हर व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ रहे। और हर व्यक्ति की डिग्निटी कब मेंटेन होगी? जब उसकी प्राइवेसी मेंटेन होगी। आप खुद सोचो कि अगर आपकी प्राइवेसी नहीं रहे, आपकी सारी बातें हम सामूहिक रूप से उजागर कर दें, तो क्या आपके अंदर डिग्निटी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। तो जितनी ज्यादा गोपनीयता आपकी लाइफ में होगी, आप उतने डिग्निटी के साथ रहोगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही? एनपीआर के माध्यम से सारी जानकारी ले रही है। मैंने देखिए एनपीआर का फायदा भी बताया था अभी, सुरक्षा के लिए, लेकिन एनपीआर की समस्या भी बता रहा हूं। तो किसी एक तरफ मत चले जाना, संतुलित रहना। एक इसकी यह भी सवाल है कि एनपीआर में माता पिता की भी जानकारी मांगी गई है। अब कई लोगों को नहीं पता, और याद रखिएगा यह भी कहा गया एनपीआर में कि जिनके बारे में शंका हो उसको अंडरलाइन कर देना, बाद में उससे सवाल पूछे जाएंगे। यहां तक मैंने आपको एनपीआर बताया, इतना याद रखिएगा। क्योंकि माता पिता की जानकारी सबको होगी नहीं, जिनको नहीं होगी उनके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। तो अब याद रखिएगा, मैंने आपको CAA बता दिया और एनपीआर बता दिया, दो चीजें बता दी। अभी दोनों की कहानी बाकी है, ये अभी दोनों जुड़ेंगे आपस में। फिर चलते हैं एनआरसी। सबसे ज्यादा इस समय यही मुद्दे में है। एनआरसी क्या है पहले ये बता दें, फिर एनआरसी भारत में है कि नहीं ये बता दें, फिर ये बताएंगे कि एनआरसी का क्या खतरा है, क्यों इतना ज्यादा इसने एक डर का माहौल पैदा कर रखा है। तो देखिए, जैसे एनपीआर एक रजिस्टर है ना, जिसमें सभी लोगों की नामांकन होगा, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। लेकिन जो एनआरसी है उसमें केवल नागरिकों का वर्णन होगा। अब देखिए, जैसे मान लो एनपीआर हमारा बन गया। अब अगर एनपीआर बन गया जिसमें सभी लोग हैं, अगर हम इससे नॉन सिटीजन लोगों को निकाल दें तो क्या आ जाएगा? केवल सिटीजन लोग आ जाएंगे। और इसको एक अगर रजिस्टर में लिख दें तो ये एनआरसी हो जाएगा। अर्थात जो हम एनपीआर बना रहे हैं उसी से हम एनआरसी बना लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप कह सकते हो कि एनआरसी की शुरुआत एनपीआर है, या ये कह सकते हो कि एनपीआर जो बन रहा है उसी से एनआरसी बना लिया जाएगा फ्यूचर में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या भारत में कभी एनआरसी हुआ है आज तक? तो देखिए, पूरे भारत के लिए कोई ऐसा डेटा नहीं है। पूरे भारत के लिए कोई ऐसा डेटा नहीं है एनआरसी जैसा। केवल एक क्षेत्र के लिए था। वो क्षेत्र क्या था? वो क्षेत्र था असम के लिए। अब इसको सुन लीजिए क्या है कहानी। आपको पता होगा कि जो असम है ये बांग्लादेश से टच होता है। बांग्लादेश में आर्थिक रूप से काफी गरीबी है, साथ में यहां कई लोगों का धार्मिक शोषण होता है। तो चूंकि यहां के लोग परेशान रहते थे,
तो जो आर्थिक रूप से परेशान है, जो सामाजिक रूप से परेशान है, जो धार्मिक रूप से परेशान है, वो तुरंत भाग जाते थे भारत की ओर, क्योंकि जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो इतनी छिद्रिल है या पोरस है कि कोई भी आ जा सकता है। तो आ जाते थे, असम में रहने लगते थे। अब जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 से, तो कई लोग तो भाग गए थे कि बांग्लादेश में रहेंगे, लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब थी, क्योंकि भाई वो पाकिस्तान का ही एक पार्ट था, पाकिस्तान के लोगों द्वारा वहां बहुत ज्यादा शोषण होता था। तो सब भाग के कहां आने लगे, असम में आने लगे। और असम में इतने लोग आ गए कि असम के लोगों को डर लगने लगा कि ये बाद में कहीं ऐसा क्षेत्र ना बन जाए जहां से हमारा संस्कृति ही गायब हो जाए, हमारी भाषा ही गायब हो जाए, सब कोई बांग्ला ही बोलने लगेंगे, अब असमी तो गायब ही हो जाएगा, हमारी नौकरियां तो बचेंगी ही नहीं, हमारे क्षेत्र में इन्हीं का प्रभाव होगा। तो वहां पर 79 में एक संगठन बना, आसू, है ना, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और इसने लगातार आंदोलन करना चालू कर दिया। और आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि 85 में वहां की सरकार को या भारत की सरकार को मानना पड़ा कि चलो भाई हम कुछ ऐसा प्रावधान करते हैं कि ये लोग बाहर निकलें। इसी को बोलते हैं असम एकॉर्ड। बात समझ में आई? इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। तो कहा गया क्या करोगे प्रक्रिया? तो कहा कि असम का एक रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर में लिखेंगे कि असम का मूल नागरिक कौन है। आप कहोगे एक रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर में नाम लिखेंगे कि कौन कौन असम का नागरिक है, और फिर उसके बाद जो लोग बचेंगे उनको बाहर निकालने की तैयारी करेंगे। अर्थात पहले उन लोगों को जो अवैध होंगे उन्हें एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर उन्हें डिपोर्ट कर देंगे, पहले डिटेन करेंगे फिर डिपोर्ट कर देंगे। तो ये बात हो गई। अब जो रजिस्टर बनेगा इसी को बोलेंगे एनआरसी। तो असम में एनआरसी बताने की, मतलब असम में मांग हुई कि एनआरसी बनना चाहिए। 85 का समझौता हुआ, एनआरसी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, पर सरकार ने बहुत लापरवाही की, कभी बन ही नहीं रह पाया। तो 2013 में वहां सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरी देखरेख में बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से बनाते बनाते 2019 में बनवा दिया, और 2019 में एनआरसी पहली बार बन के तैयार हुआ। तो देखा गया कि 20 लाख लोग अवैध हो गए, और ये 20 लाख में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका जानकर आपको आश्चर्य होगा। कैसे? जैसे एक विधायक जी का नाम इसी 20 लाख में था। अब आप बताइए कि असम के विधायक हैं और इनका नाम वहां की वैध सूची में नहीं है, अवैध सूची में है। एक और दुखद घटना है, एक व्यक्ति जो शहीद हो जाता है देश के लिए, वो भी वैध सूची में ना होकर अवैध सूची में। तो ये स्थिति थी। तो एनआरसी का मैंने आपको बताया कि भारत में, पूरे भारत में नहीं थी, असम के लिए पहली बार एनआरसी 2019 में बनी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस तरह का पूरा डेटा पूरे भारत के लिए करेंगे। बात समझ में आई? एनआरसी क्या होता है मैंने ये बताया कि सारे सिटीजन का एक डेटा, एक रजिस्टर में सारे सिटीजन का नाम लिखा हो। जैसे क्लास का एक रजिस्टर होता था ना, क्लास मॉनिटर जो उसमें अटेंडेंस लगाता था, तो वैसे ही सारे देश का भी एक रजिस्टर होगा, उसमें सारे नागरिकों के नाम लिखे होंगे। और असम में ये प्रक्रिया हो चुकी है एक बार, लेकिन उसमें कितनी गड़बड़ी थी मैंने आपको ये बता दिया, है ना। अब असम अकॉर्ड पढ़ने की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक। तो आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनआरसी पढ़ लिया, एनआरसी कंप्लीट हो गया हमारा। एनआरसी के साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप रजिस्टर तैयार कर रहे हो जो वैध नागरिक हैं, है ना, अर्थात जो नागरिक हैं, तो इसके बाद जो बाहर निकलेंगे अवैध होंगे जो, इनका क्या करोगे? एक सवाल उठता है, इनका क्या करोगे? क्या एनआरसी तुम बनाओगे जो, उसके बाद जो लोग बाहर निकलेंगे इनके बारे में कोई प्लानिंग है क्या? तुम इन्हें बांग्लादेश को सौंप दोगे क्या? बांग्लादेश मान लो कह दे कि ये हमारे है ही नहीं, तब बांग्लादेश के साथ आपकी खटास पैदा होगी। बांग्लादेश कहेगा कि तुम अपने लोगों को भेज रहे हो, बांग्लादेश आपसे लड़ेगा, वैसे भी हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है, एक और खराब हो जाएगा जो अच्छा बहुत है थोड़ी बहुत, हाँ, तो ये भी दिक्कत। दूसरी बात, इसमें हजारों करोड़ों रुपए लगता है इस डेटा का कलेक्शन करने में। इतना पैसा कहां से आएगा? क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? या फ्यूचर कुछ पता ही नहीं है। भाई आप क्या कर रहे हो? एक आपने सूची बनाई,
उसमें से वैध निकाल लिए, अवैध निकाल लिए, पर अवैध का करोगे क्या यही नहीं पता, तो क्यों फिर ये सब प्रोसेस कर रहे हो? फिर इस प्रोसेस में कितनी दक्षता है, कितनी इफिशियंसी है? अरे भाई मान लो कोई अधिकारी को आपने 100 रुपए दे दिया तो आपको वैध बना देगा, है ना? तो आप कैसे इसको करवाओगे, कितनी ईमानदारी के साथ करवाओगे? ये सब सवाल एनआरसी के साथ हैं। अब देखिए आप असम में देखिए, मैंने उदाहरण दिया ना कि एक देश का सैनिक ही अवैध हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, विधायक ही अवैध हो गया, गलती हुई होगी। और उस देखूं जो असम में एनआरसी हुई उसमें ज्यादातर हिंदुओं हैं, इसीलिए अब यही सरकार कह रही है कि हम असम में दोबारा एनआरसी करवाएंगे। पहली बार सफल ही नहीं करा पाए आप, दोबारा फिर कराओगे, फिर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होंगे। चलो रुपए बर्बाद हो गए, अवैध नागरिक आपको पता भी चल गए, पर उसका करोगे क्या, ये भी तो सवाल है। तो ये सब चीजें एनआरसी की आलोचना है, पर एनआरसी के पक्ष में क्या तर्क दोगे? वही हर देश को अपने यहां रहने वालों की जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको अपने घर के लोगों की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में वास्तविक रूप से कौन अपना है? वैसे ही देश को भी अपने नागरिकों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन उसके अपने हैं। तो ये आप समर्थन में बोल दोगे और जो मैंने विपक्ष में बताया वो भी बोल दोगे, क्योंकि सिविल सर्विस में दोनों चीजें एक साथ पूछी जाएंगी जब भी क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको एनआरसी का क्या बताया, प्लस व माइनस। अब देखिए, अब कहानी के अंत में पहुंचते हैं, बिल्कुल एनआरसी से संबंधित कुछ। चलिए अब इसके बिल्कुल मजेदार अंत को देखते हैं। मैंने आपको बताया था सीए, इसकी कहानी बाकी बोल दी थी, एनपीआर की कहानी भी बाकी थी, और एनआरसी क्यों मुद्दा बना था। देखिए अभी एनआरसी कभी हुआ नहीं है पूरे भारत में, और ना कोई प्रावधान है इसका भी होने का। हाँ ठीक है, याद रखिएगा कि सिटीजन एक्ट 1955 के तहत बने 2009 में नियम है कुछ, उसी के द्वारा होगा कभी अगर भविष्य में होगा, है ना। प्रावधान है लेकिन अभी कोई इसकी शुरुआत को लेके कोई प्रक्रिया नहीं चालू हुई, या सरकार कहिए, कुछ मंत्री तो ऐसा बोलते हैं कि होगा, कुछ ऐसा बोलते हैं कि अभी एनआरसी को लेके हमने कुछ काम नहीं शुरू किया, कुछ ऐसा एक माहौल है। पर देखिए अब तीनों जब आपस में मिल जाएंगे तो कैसे डिजास्टर कॉम्बिनेशन होगा, एक डेडली कॉम्बिनेशन, खतरनाक मिश्रण। ये तीनों अपने आप में उतने खतरनाक नहीं थे जितने मिलकर बनेंगे। और क्यों मुस्लिम समुदाय इतना उग्र हो रहा है कि उसने दंगे किए, ये भी आप समझ लीजिए। क्यों इतना वो परेशान हो रहा है, इस बात को समझिए। अब देखिए एनपीआर क्या है, पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, और इसमें क्या होगा, मैंने कहा था जो लोग मार्क कर दिए जाएंगे जिनमें शंका होगी, फिर इसी से क्या हो जाएगा, इसी से एनआरसी निकल जाएगा। क्लियर, एनआरसी निकल गया, इससे एनपीआर से ही तो निकलेगा, इसमें टोटल लोग हैं, और इससे नॉन सिटीजन हटा देंगे तो एनआरसी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो सरकार एनपीआर बना रही है वो कहीं ना कहीं एनआरसी की शुरुआत है। बात समझ आई? जरूर एनपीआर बोला जा रहा है, सरकार यही बोल रही है ना कि हम एनपीआर बनवा रहे हैं, अभी एनआरसी की तो बात ही नहीं हो रही, क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग। पर लोग ये कह रहे हैं कि आप जरूर बना रहे होगे एनपीआर, पर वो कहीं ना कहीं एनआरसी की शुरुआत ही है, क्योंकि जब एनपीआर बन जाएगा तो उससे एनआरसी बनने में टाइम नहीं लगेगा। उससे केवल आपको क्या करना है, नॉन सिटीजन ही तो निकाल देने हैं। आपने पूरा लिस्ट बना दी है, उसमें एक क्लिक करोगे कंप्यूटर से, सारे नॉन सिटीजन बाहर हो जाएंगे, तो फिर सिटीजन बस बच जाएंगे। तो इस तरह कहा कि आप क्या कर रहे हो, एनआरसी की शुरुआत कर दिया आपने। देखिए एनआरसी की शुरुआत में समस्या क्या है, इसमें मैंने क्या कहा था, एनपीआर में स्टार लगाने को बोल दिया था कि जिसमें शंका हो स्टार लगा देना। तो भाई अब यहां भी स्टार लगा मिलेगा, और जैसे ही स्टार मिलेगा तो जांच होगी। जांच होगी तो मान लो कई लोग अवैध पाए गए, जैसे मान लो एक हिंदू अवैध पाया गया, एक मुस्लिम अवैध पाया गया, एक सिख अवैध पाया गया, एक पारसी अवैध पाया गया, एक जैन, एक बौद्ध, अब मान लो कई लोग और पाए गए। अब इन अवैध के साथ क्या होगा, इन अवैध के साथ क्या होगा, इनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ये है ना।
और नागरिकता इनको किसके तहत मिलेगी? अगर मिलेगी भी तो देशीकरण के माध्यम से मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनना अब, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, बाई बर्थ मिल नहीं सकती, क्योंकि ये अवैध है ना। और इनके माँ बाप भी भारत में नहीं पैदा हुए होंगे, तो अगर पैदा होते तो मतलब वो यहीं के नागरिक ही होते। अगर नागरिक होते तो कोई इशू नहीं होता। वंश के आधार पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किसको मिलेगी भाई? उसी को मिलेगी ना वंश के आधार पे जिसके माता या पिता भारतीय रहे हों, अर्थात भारत से जुड़ा रहा हो। पंजीकरण के आधार पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पंजीकरण पीआईओ के द्वारा होता है, पीआईओ के लिए होता है। और पीआईओ का संदर्भ मैंने बता दिया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल से है नहीं। और ये सब लगभग बांग्लादेश या पाकिस्तान के ही होंगे भाई। वही लोग भाग के आए होंगे भारत में, या थोड़ी बहुत म्यांमार के लोग होंगे। फिर आता है केवल देशीकरण। देशीकरण के माध्यम से ही केवल नागरिकता मिलेगी। अर्थात ये जो अवैध हैं इनको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती थी। पर मैंने आपको क्या बताया था कि देशीकरण की क्या क्राइटेरिया है कि केवल उसी को नागरिकता मिलेगी जो वैध होगा, जो वैध होगा। तो आप कहोगे सर अब देशीकरण के माध्यम से भी तो नहीं इनको मिलेगी, तो ये क्या हो गए, मतलब अब बाहर ही जाएंगे। लेकिन याद करिए जो आया CAA 19, उसने क्या किया? उसने कहा कि हिंदू अगर अवैध है तब भी नागरिकता मिल जाएगी, सिख अगर अवैध है तब भी नागरिकता मिल जाएगी, पारसी अवैध है तो नागरिकता मिल जाएगी, जैन अवैध है तो मिल जाएगी, बौद्ध अवैध है तो मिल जाएगी, क्रिश्चियन अवैध है तब भी मिल जाएगी। तो बचा कौन? बचा ये मुस्लिम। अर्थात मुस्लिम अगर अवैध होगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? NPR की शुरुआत हो रही है। अब मुस्लिम समुदाय क्यों डर रहा है? वो इसीलिए कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, NPR से NRC बनाओगे, NRC के बाद में स्टार लगा होगा तो परेशान करोगे भाई, परेशान करोगे, कागज प्रूफ करो, ये करो, वो करो। और रही बात अगर मान लो अवैध हो गए, है ना, तो जो सब अवैध होंगे उनको तो CAA से बचा ले जाओगे, लेकिन हमारा क्या होगा? तो कहने का ये मतलब है कि जो CAA है ये हमें कोई संरक्षण नहीं दे रहा, इसीलिए CAA का विरोध हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि बाकी सबको नागरिकता मिल जाएगी CAA के कारण, क्योंकि 6 साल तो बेसिकली सब रह लिए होंगे और अवैध होने का इनको डर नहीं है, क्योंकि CAA ने क्या कहा है कि आप अवैध भी हो तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। पर मुस्लिमों को यही डर लग रहा है। तो बात समझ में आई दोस्तों? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड था पर मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की। ये लिंक याद रखिएगा, तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। और जिसको भी दिक्कत हो ना दोस्तों, निसंकोच कमेंट करके पूछना। बात समझ में आ रही? कोई डरना नहीं, कोई संकोच नहीं, आप कमेंट करोगे मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज की क्लास के लिए धन्यवाद, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा।